निसर्ग तूफान का बड़ा खतरा मुंबई से टल गया है। तूफान मुंबई से 50 किलोमीटर दूर अलीबाग पर टारगेट माना जा रहा था कि वो लैंडफॉल होगा, लेकिन उससे भी 50 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले में तट से टकराकर ये तूफान आगे बढ़ गया है। हालांकि मुंबई से खतरा तो टल गया, लेकिन अभी तेज हवाएं और बारिश होती रहेगी, इसलिए तूफान के खत्म होने तक लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं। इसमें मुंबई में 8 टीमें, रायगढ़ में 5, पालघर, ठाणे और रत्नागिरी में 2 टीमें तैनात की गई हैं। इस खबर पर डिटेल बता रहे हैं हमारे संवाददाता। साइक्लोन निसर्ग की वजह से तकरीबन 138 साल बाद महानगरी मुंबई को रेड अलर्ट में रखा गया था, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही थी कि साइक्लोन निसर्ग की जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जिसका असर साफ तौर पर मुंबई में भी देखा जाएगा। पहले आईएमडी ने जानकारी दी थी कि साइक्लोन जो निसर्ग का जो लैंडफॉल है वो रायगढ़ के हरिहरेश्वर में है, लेकिन बाद में इसकी दिशा बदल गई। बाद में ये जो लैंडफॉल है वो रायगढ़ के अलीबाग में होने लगा, लेकिन अलीबाग से भी जब साइक्लोन अपनी दिशा बदली तो आईएमडी ने फाइनल जानकारी दी कि अब इसका लैंडफॉल अलीबाग से महज 50 किलोमीटर दूर जंजीरा मुरबट में होने वाला है। और तकरीबन 1:03 पर ये लैंडफॉल हुआ मुरुड जंजीरा में, जिसका इम्पैक्ट पूरे अलीबाग और कई आसपास के इलाकों में होने लगा। लगभग 2 घंटे तक उस इलाकों में, अलीबाग और मुरुड जंजीरा में लगभग 2 घंटे तक 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। कई पेड़ भी वहाँ पे गिरे और तेज बारिश भी हुई, जिसका इम्पैक्ट मुंबई में भी देखा गया। मुंबई में भी कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई, समुद्र में लहरें भी काफ़ी ऊंची उठ रही थी, तेज हवा भी चल रही थी। लेकिन राहत की बात यह रही कि मुंबई में जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। यही जानकारी अलीबाग और मुरबट जंजीरा से भी आ रही है कि जान माल का नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है। हालांकि वहाँ पे कुछ पेड़ जरूर गिरे हैं और वही हालत मुंबई में भी है। मुंबई में तकरीबन कुछ पेड़ गाड़ियों के ऊपर गिरे हैं, लेकिन राहत की बात है किसी की हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पे बताना चाहेंगे, जो एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन है उसमें आज 19 फ्लाइट को डिपार्चर और अराइवल करना था, और इसी वजह से कि जो साइक्लोन की वजह से इस ऑपरेशन को कम किया गया था। लेकिन जिस तरह से 2 बजे के बाद मुंबई में बारिश और जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी थी, जिसके बाद पूरे ऑपरेशन को, मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेशन को 2:30 बजे से लेकर 7 बजे तक पूरे ऑपरेशन को रोकना पड़ा। बाद में जब ये जानकारी मिली कि आईएमडी ने ये ऑफिशियली बता दिया कि जो साइक्लोन है उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है और मुंबई से इसका खतरा अब पूरी तरीके से टल चुका है। लेकिन जहाँ पे ये लैंडफॉल हुआ है वहाँ पर पोस्ट साइक्लोन की वजह से वहाँ पर जो उसका इम्पैक्ट है वो 7:30 और 8 बजे तक रहेगा। और उसके बाद जो प्रिकॉशनरी मेजर पर जो टीमें हैं मुंबई और पालघर, थाने और अलीबाग की, वो अब जगह जगह जाकर जायजा लेंगी कि कहाँ पेड़ गिरे हैं, कितना नुकसान हुआ है। इसका पूरा एवोल्यूशन होगा। एवोल्यूशन करने के बाद ही आधिकारिक तौर पर जानकारी हो पाएगी कि आखिरकार इस साइक्लोन से कितना नुकसान हुआ है। तो ये थे हमारे संवाददाता विवेक, जो आपको बता रहे थे कि इस तूफान का लैंडफॉल किस तरफ हुआ और कहां इसका ज्यादा असर हुआ। मुंबई किस तरीके से बच गई, लेकिन एहतियात के तौर पर जो कुछ कदम उठाए गए थे और जिस तरीके से यहां बारिश और हवाएं आई मुंबई में, तो काफी जो सेवाएं हैं इससे प्रभावित हुई। अपडेट के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सिल्की सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। सिल्की, ये बताइए कि क्या असर पड़ा, क्या असर रहा इस तूफान का मुंबई में सर्विसेज पर? जी, जैसा आपने बताया ये सही है कि मुंबई में जो चक्रवाती तूफान निसर्ग है उसका खतरा अब टल चुका है, लेकिन आईएमडी की तरफ से अभी भी अगले 12 घंटों के लिए तेज हवाएं और बारिश का अलर्ट जारी है। दोनों ही चीजों से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से ऐसा बोला गया है कि लोग घरों में रहें और घरों से बाहर ना निकले। इसके अलावा जो सर्विसेज हैं जिस पर इसका असर पड़ा है उसमें सर्विसेज आती हैं आपकी ट्रेन्स की, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रवाना होने वाली 5 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया और 4 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। यहाँ पर यात्रियों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एयरपोर्ट को भी फेडेक्स की फ्लाइट, जो कार्गो फ्लाइट थी, उसके फिसलने की खबरें आई और इसकी वजह से वहां पर ऑपरेशंस को 2:30 से 7 PM के लिए बंद कर दिया गया था और कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी किया गया, जिसमें इंडिगो की 17 उड़ानें शामिल हैं जिन्हें रद्द की गई। जेएनपीटी जो कि पोर्ट है, काफी बड़ा पोर्ट है मुंबई का, यहाँ जो एहतियात के तौर पर पिछली रात 11 बजे से लेकर आज रात 11 बजे तक ऑपरेशंस को बंद रखा गया।
और ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान है उसे हम अवॉइड कर सकें। विरार और वसई जैसे इलाकों में, डोंबिवली, कल्याण जैसे इलाकों में, बदलापुर जैसे इलाकों में पावर कट की भी समस्या लोगों को झेलनी पड़ी और साथ में रायगढ़ जो कि अलीबाग और रायगढ़ वाले इलाके में मोबाइल सर्विसेज भी प्रभावित रही हैं। जी, तो साफ है कि जिस तरीके का इम्पैक्ट मुंबई पर पहले माना जा रहा था वैसा कुछ हुआ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिल्की। ये था अपडेट कि मुंबई में किस तरीके से सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बढ़ते हैं आगे और अब कोरोना अपडेट। कोरोना पॉजिटिव की संख्या देश में 2 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 8,909 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में 40,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और महाराष्ट्र में कुल 72,000 केसेस हैं। कोरोना से देश भर में अब तक 5,815 मरीजों की जान जा चुकी है। ताजा अपडेट लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, आज की बड़ी खबरें क्या है कोरोना से जुड़ी हुई? देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि हर दिन कोरोना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 9,000 नए पॉजिटिव मरीज देश भर में मिले हैं और अगर कुल संख्या की बात की जाए तो 2 लाख का आंकड़ा कुल मरीजों की संख्या ने पार कर लिया है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, महाराष्ट्र की, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 72,000 से ज्यादा मामले सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। वही राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी नया रिकॉर्ड पिछले 24 घंटे में देखने को मिला। मरीजों की संख्या के लिहाज से 1300 से ज्यादा नए मरीज राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में मिले हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि एक तरफ हम अनलॉक के पहले चरण में हैं और तमाम रियायतें सरकार की तरफ से दी जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मरीजों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच एक राहत की खबर ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का जो ताजा आंकड़ा है वो बताता है रिकवरी रेट में इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई दे रहा है। देश भर में 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना को मात दे दी है, तो इस लिहाज से जो रिकवरी रेट है वो 48.5% के पास पहुंच गया है। इन तमाम अपडेट्स के बीच में एक अपडेट मैं आपको रेल मंत्रालय की तरफ से भी देना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा कि 1 जून से ही रेलवे ने 200 रेगुलर ट्रेनों की शुरुआत की है और इसी के मद्देनजर कई राज्य सरकारें जैसे कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन्होंने एतराज जताया था कि इनके राज्य में स्टॉपेजेस की व्यवस्था ना की जाए, यानी कि जो ट्रेनों की मूवमेंट है, जो आवाजाही है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। चिंता राज्य सरकारों की यही है कि अगर आवाजाही को बढ़ाया जाता है तो संक्रमण का खतरा और भी फैल सकता है। तो इसी के मद्देनजर रेलवे ने यह फैसला लिया है कि इन 3 राज्यों जिनका जिक्र मैंने किया, जिसमें आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है, यहां पर जितने भी स्टॉपेजेस हैं अब उनको रद्द कर दिया गया है, यानी वहां पर अब ये ट्रेनें नहीं रुकेंगी। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है जो रेलवे ने अभी कुछ ही देर पहले बताया है, वो ये कि हमने देखा कि कई सारी बुकिंग की गई थी एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के चलते, जो बुकिंग थी उसे कैंसिल कर दिया गया था। तो अब रेलवे ने 1885 करोड़ रुपए का रिफंड पैसेंजर्स को दिया है। अगर हम समय अवधि की बात करें तो ये 21 मार्च से 31 मई तक जो टिकटें बुक की गई थी, जिन्हें कोविड-19 की वजह से ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था, उसी के लिए 1885 करोड़ रुपए का जो रिफंड है सभी यात्रियों को दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली इस तमाम अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं मुंबई की, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले प्रदेश में मुंबई में है और मुंबई का हाल जानते हैं विवेक गुप्ता से। विवेक, बताइए, तूफान के साथ साथ कोरोना पहले से ही मुंबई में मौजूद है, तो कोरोना का क्या अपडेट है मुंबई से? कोरोना वायरस के मामले लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो 70,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव के मामले आ चुके हैं और सिर्फ मुंबई की बात करें तो ये आंकड़ा अब 40,000 के ऊपर पहुंच चुका है। जिस तरीके से साइक्लोन को लेकर रेड अलर्ट घोषित किया गया था, तो दूसरी तरफ कोविड को लेकर भी बीएमसी और राज्य सरकार लगातार अपनी कोशिशें कर रही थी कि जो कोविड पेशेंट हैं उनके जो उनका इलाज चल रहा है उसमें कोई भी जो रुकावट है वो ना हो। लेकिन जिस तरीके से साइक्लोन आया था, साइक्लोन के अलर्ट होने के बाद बाकायदा बीएमसी ने जो 1,000 का
क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था मुंबई के BKC MMM ग्राउंड में, उन ग्राउंड से उन लोगों को जो मरीज 1000 जो मरीज वहाँ पर पहुँच चुके थे, उनका इलाज चल रहा था, उनको शिफ्ट करने के अलावा BMC का तो कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि साइक्लोन को लेकर बड़ा अलर्ट था। उन 1000 मरीज को दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया है और जो दूसरी बगल वाले ग्राउंड में एक और क्वारंटाइन सेंटर बना था, उसका काम भी रोक दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस जिससे पूरी मुंबई को अपनी चपेट में लिया हुआ है, उसमें और परेशानी बढ़ा दी साइक्लोन में, क्योंकि साइक्लोन की वजह से मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा। अब वापस उन मरीजों को अलग अलग जगह पर जो रखे गए हैं, उन्हें वापस अब MMRDA ग्राउंड में रखा जाएगा, क्योंकि जो फैसिलिटी वहाँ पर तैयार की गई थी वो फैसिलिटी अभी वहाँ पर बरकरार रखी गई है। सिर्फ साइक्लोन की वजह से कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल बने हैं, उन्हें तेज हवा और बारिश की वजह से कुछ क्षतिग्रस्त ना हो उस हॉस्पिटल को, इसलिए वहाँ के मरीजों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और सिर्फ मुंबई की बात करें तो 19 पुलिस वालों की पूरे कोरोना वायरस पॉजिटिव की वजह से मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जिस तरह अनलॉक 1 की बात की जा रही है और महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने भी बोल दिया कि धीरे धीरे अब प्रोसेस होगा कि दुकानों को खोला जाए, ऑड एंड इवन प्रोसेस पे खुली जाएगी दुकानों को। तो बताया जा रहा है कि 8 जून से ये प्रोसेस शुरू होगा। हालांकि मुंबई जो है वो कंटेनमेंट जोन में है, लेकिन कोशिश की जाएगी जहां जिस इलाकों में या जिस जगहों पर कोरोना वायरस के मामले कम हैं, वहां पर ऑड एंड इवन के प्रोसेस पर दुकानों को खोला जाए, ताकि जो लोग कई महीनों से अपने घरों में बंद है उनको थोड़ी सी सहूलियत मिले। टैक्सी और ऑटो चलाने की भी बात की जा रही है और जो गाइडलाइन तैयार की गई है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि तो ऑटो में ड्राइवर के साथ एक इंसान सफ़र कर सकता है और टैक्सी में ड्राइवर के साथ 2 लोग सफ़र कर सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल को भी कुछ कंडीशन के साथ बताया गया कि वो लोग भी अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। प्राइवेट ऑफिसेस को भी खुलने की बात की जा रही है, यानी कि जो अब आने वाले दिनों में 8 जून से ये साफ हो जाएगा कि अनलॉक 1 में महाराष्ट्र सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं उसमें क्या क्या खुलेगा और क्या क्या नहीं खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। और जैसा विवेक बता रहे थे कि 8 जून से एक नया दौर शुरू होगा अनलॉक का, जब कई तरह के परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे और इसमें रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। लेकिन अब की बार जब आप खाना खाने बाहर जाएंगे तो आपको सब कुछ बदला बदला सा दिखेगा, बैठने से लेकर रेस्टोरेंट के किचन तक। इसके लिए बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट और होटल्स भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रोहन सिंह पहुंचे दिल्ली के एक होटल एंड रेस्टोरेंट में, तो क्या नजारा था वहां आप भी देखिए। दिल्ली के बड़े 5 स्टार होटल साहब आपको लग्जरी के साथ 5 स्टार सैनिटेशन सुविधाएं भी दे रहे हैं। मसलन रोजिएट ने केयर बाय रोजिएट लॉन्च किया है। एक बार एक व्यक्ति किसी कमरे को चेकआउट करता है, उसके 24 घंटे तक उस कमरे को किसी और व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं, वहीं से आपकी सुरक्षा की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। मसलन आपको एंट्री तभी दी जाएगी जब आपका आरोग्य सेतु में ग्रीन स्टेटस है, तभी आप आएंगे। यहाँ पे हर दूसरा जो टेबल है वो खाली रखा गया है ताकि एक जो दूरी है वो बरकरार रख सके। साथ ही एक टेबल पे भले ही आपको यहाँ पे 4 चेयर्स दिख रहे हों, लेकिन एक टेबल पे 2 ही लोग अलाउड होंगे और वो भी क्रिस क्रॉस बैठ सकते हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो है रेस्टोरेंट का किचन। वहाँ पे क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, आइए देखते हैं। रेस्टोरेंट के किचन में चलते हैं हम। यहाँ पर एक कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, ये किचन कैमरा है जो कि लाइव फीड देता है किचन में किस तरीके से खाना बन रहा है, उसकी पूरी जानकारी देती है। तो जो ग्राहक आ रहे हैं, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, उन्हें इस बात की पूरी जानकारी मिल रही है। ये और क्या क्या SOP फॉलो कर रहे हैं ये जानते हैं यहाँ के जो मेन शेफ है उनसे। स्टाफ हमारा इंटर स्टेट या अब्रॉड से आ रहा है, दे हैव टू गो अ कंप्लीट क्वारंटाइन फॉर 7 days अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट लॉज, which is once they get a certificate they will be allowed in the hotel premises, and every day thermal screening हो रही है जो है, and our receiving area has been completely sanitized. Even our restaurant has been sanitized before opening along with the kitchen and the back area, so that is also there. And gloves, hand mask, which is very important at this point of a time. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। आज सरकार ने एग्री से जुड़े कुछ बड़े रिफॉर्म्स को मंजूरी दी है कैबिनेट से। 1 नेशन 1 एग्री मार्केट की दिशा में भी बड़ा कदम उठाते हुए किसानों के एक देश की किसी भी मंडी में अपनी फसल बेचने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ढील देने का फैसला किया गया है। इसकी डिटेल लेते हैं, संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, ये बताइए कि किस तरह के रिफॉर्म्स अब लागू होने जा रहे हैं। देखिए, कैबिनेट ने आज 3 बड़े फैसले लिए जिसके चलते कि इससे किसानों को सीधे फायदा जो है पहुंचने वाला है। सबसे पहले तो किसानों को अब अपनी फसल जो है वो
एपीएमसी मार्केट के अंदर जो है मंडी के अंदर बेचने के लिए मजबूर जो है वो नहीं होना पड़ेगा। वो मंडी से बाहर अपनी फसल जो बेच पाएंगे, वो चाहे तो वहां पर किसी भी एग्रीगेटर, होलसेलर, रिटेलर या फिर सप्लाई एक्सपोर्टर किसी को भी अपनी फसल जो बेच पाएंगे। पहले जो होता था किसानों को अपनी फसल जो है सिर्फ मंडी के अंदर बेचने की इजाजत थी, किसानों को वहां पर मंडी टैक्स जो है वो भी देना पड़ता था, लेवीज जो अलग देनी पड़ती थी, और जो व्यापारी है वहां पर भी मंडी के अंदर उसका फायदा जो उठाते थे। लेकिन अब एक बड़ा सा बदलाव जो है केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर किया गया है कि किसानों को अब अपनी फसल जो है मंडी में जो है नहीं बेचनी पड़ेगी। किसान सीधे ही किसी रिटेलर को या एक्सपोर्टर को या किसी एग्रीगेटर को या जो सप्लाई चेन में है उस व्यक्ति को अपनी फसल जो है सीधे सीधे अपने जो बेच सकता है। दूसरा एक बड़ा बदलाव जो है वो किया गया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है लागू नहीं होगा। इसमें काफी सारी फसलें, काफी सारी चीजें थी जिसमें इसको रखा गया था, खासतौर पर जिसमें आलू, प्याज, चीनी, दालें, इन सारी चीजों को इसके अंदर जो रखा गया था। तो और काफी ज्यादा डेकोरेनियन था जिसकी वजह से जो व्यापारी जो है वो किसानों से खरीदारी जो है वो नहीं करते थे और फसल का स्टोरेज जो है वो नहीं करते थे, तो किसानों को सीधे सीधे उसका उपज का सही दाम जो है वो नहीं मिल पाता था। अब इसको पूरी तरह से हटा दिया गया, यानी कि जो व्यापारी है वो किसानों से प्रोक्योरमेंट जो है वो कर पाएगा और उसके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं होगी, क्योंकि कई बार शॉर्टेज में किसानों को जो सरकार थी वो सीधे सीधे व्यापारियों के ऊपर केस जो है कर देती थी और उनको 7 साल की सजा जो है वो भी इसके अंदर प्रावधान था। तो वो सारे प्रावधान जो हटा दिए गए, इन फसलों को बाहर जो कर दिया गया। तो उम्मीद है कि इससे किसानों को अपनी फसल का सही दाम जो है वो मिलेगा। और तीसरा बड़ा बदलाव जो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो हरी झंडी जो है वो दे दी गई कि किसान जो है सीधे सीधे किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ जो है वालमार्ट या टेस्को के साथ मिल करके सीधी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो कर सकता है, वहां पर उनको अपनी फसल जो है वो बेच सकता है। तो ये 3 बड़े बदलावों को आज कैबिनेट ने हरी झंडी दी है, जिससे कि किसानों को फायदा जो है होता हुआ अभी फिलहाल दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम इस अपडेट के लिए। सरकार ने बड़े फैसले किए एग्री सेक्टर को लेकर, खास करके एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर, लेकिन ये बड़े फैसले हैं, इनको लागू होने में वक्त लगेगा और इसकी बारीकियां भी समझनी होगी। बहरहाल अब एक नजर डालते हैं आज के बाजार पर, जहां 52 सेशन के बाद निफ्टी फिर 10,000 के पार टिकने में कामयाब हुआ है। हालांकि आज इंडेक्स 10,100 के पार भी निकला था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। ये लगातार छठा सेशन था जब निफ्टी में तेजी का कारोबार रहा। वहीं निफ्टी बैंक में लगातार 7वें दिन तेजी बरकरार रही और ये 2% ऊपर बंद हुआ। आज निफ्टी बैंक की तरफ से तेजी में योगदान सबसे ज्यादा था। वहीं एनबीएफसीज और रियल्टी शेयरों में तेजी रही, लेकिन आईटी और मेटल इंडेक्स लाल निशान में आज बंद हुए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इस बात का दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने हवाला के पैसे के जरिए दंगाइयों की कथित रूप से सहायता की है। आप पार्षद की तरफ से दंगाइयों को हथियार भी मुहैया कराया गया था, जिसका इस्तेमाल आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में हुआ। हत्या के कुछ दिनों बाद अंकित की लाश भी एक नाले से बरामद हुई थी। गुजरात के भरूच में एक पेस्टिसाइड कंपनी में धमाका हुआ है और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 32 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद प्रशासन की तरफ से जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। साथ ही आसपास के गांव को भी खाली करा दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।